पकड़ते ही अपनी तरफ खींचा, उसने फायर कर दिया। पहली गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी ये सीने में लगी। ये देखो, ये पूरा फटा हुआ है। ये देखो, ये 1 2 3 गोली ये लगी और 2 गोली AK-47 में लगी। ये लगने के बाद मैंने सोचा दिगेंद्र आज तो एक भी दुश्मन नहीं मरा और अपन तो मर गए, आज तो मर गए। ऐसे ही मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड निकाला और उसका लीवर पाड़ा और 1 और 2 और लाडू की तरह अंदर रखा दिया। वो बैंकर के अंदर जैसे ही रखसाया और मैं वहीं लेटा और वो ब्राम दे फटा। पड़ते आवाज आया अंदर से, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे, मुझको मरिया तो है दुश्मन सा, एक भी मरो। अब बस वहीं से हौसला बढ़ गया मेरा। इतिहास की यदि सबसे अभूतपूर्व घटनाओं में से किसी एक का नाम लिया जाए तो वो था कारगिल युद्ध 1999। भारत के साथ एक विश्वासघात हुआ और उसका करारा जवाब दिया भारत के सैनिकों ने। जी हां, उसी कारगिल युद्ध की पहली जीत के नायक थे दिगेंद्र कुमार, जब उन्होंने तोलोलिंग की चोटी पर ऐसे शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया कि उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। और वो दिगेंद्र कुमार सीकर जिले के नीमका थाना के पास के छोटे से गांव से निकले, एक स्वाधीनता सेनानी के घर जन्म लिया और एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आने वाली पीढ़ियों से याद करेंगी। सीकर संदेश और CLC लेकर आ रहे हैं शेखावाटी के शूरमाओं की कहानी, और उस कहानी का प्रारंभ क्यों नहीं उन्हीं दिगेंद्र कुमार की कहानी से किया जाए। जी हां, आज हम लेकर आ रहे हैं दिगेंद्र कुमार की जुबानी उन्हीं की कहानी। और आप सबसे यह अनुरोध कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सुने। आप अनुभव करेंगे कि शेखावाटी के बेटे किस प्रकार से नवीन इतिहास की संरचना कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया और किस प्रकार से अपनी जान पर खेलकर इस देश का मान बचाया। आइए उनको नमन करते हैं और उनके साथ कुछ क्षण बिताते हैं। मेरा जन्म तो 3 जुलाई 1969 को हुआ था। मेरा गांव झादरा है, दयाला नांगड़, तहसील नीमका थाना में है। सीकर जिले का रहने वाला हूँ मैं। और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, जो 1948 को उनके कई गोलियाँ लगी थी। मेरी मम्मी है जो फ्रीडम फाइटर की बेटी थी, यानी आज़ाद हिंद सैनिक की बेटी थी। और मेरा नाना आज़ाद हिंद की लड़ाई, बसरा बगदाद की लड़ाई में शहीद भी हो गए थे। तो हमारे गाय होती थी, गायों का दूध पीते थे हम। तो कहते थे मेरे पिताजी, बोले जो गाय का दूध पीते थे वो 150 साल जीते हैं। तो हमारे शौक था। बोले बेटे अखंड ब्रह्मचारी रहनी। महर्षि दयानंद अखंड ब्रह्मचारी था, उसने 4 घोड़ों की बुग्गी को एक हाथ से रोक दिया था भागती हुई को। तो ऐसे ऐसे वीर तेजा जी की, हर फूल चाट चुलानी का की, मतलब ऐसी ऐसी कहानी मेरी माँ भी बताती थी, मेरे पिताजी भी हमारे बचपन में बताते थे। जब मैं छोटा सा था एक दिन, तो मेरे को मेरी माँ ने घी नहीं गाला, गाय का अलूना घी होता है वो नहीं गाला। तो मैं रूस के बैठ गया ऐसे। तो मेरे पिताजी आए बाहर से, बोले कैसे रूस रहा है? दिग्गा, दिग्गा बोलते थे मेरे को बचपन में। दिगेंद्र नाम है तो दिग्गा। बोले दिग्गा कैसे रूसा बैठा हुआ है? जो बोले इसको घी चाहिए। तो बोले भाई तू घी खा के क्या करेगा? मुझको बड़ा हूँगा तो भैंसा की खुट्टी पाड़ूंगा। बोले कैसे? मुँह बच चलते इसी ने। ये बचपन के मेरे पापा खुद बताते, बोल तो ऐसे बोलता था। तो बोले बच चलते इसी ने गुट्ठी पाड़ूंगा बचपन में। तो बोले अरे ये शेर है मेरा बेटा, इसको घी गाल। तो मेरी मम्मी मेरे को घी गाल देती थी ऐसे। सेना के अंदर मेरे पापा मेरे को भर्ती कराने ले गए थे झुंझुनू में 3 सितंबर 1985 को, जब मैं 16 साल 2 महीने 2 दिन का ही था। तो वहाँ कर्नल करमजीत सिंह था, उसके पास मेरे पापा बोले बाबा तेरा बच्चा तो अभी छोटा है और नॉन मैट्रिक है, इसको 1 साल और पढ़ाओ। बोले नहीं साहब, मैं मेरे बच्चे को भर्ती कराना चाहता हूँ। तो वहाँ मेरे पापा ने एक कविता बनाई थी एंड टू एंड कि बोले मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुने रगरूटी सरदार। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो सुने रगरूटी सरदार। बुरी गति ओरी सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुने रगरूटी सरदार। अरे कर्नल करमजीत सिंह बोला अरे वाह रे। बोले बाबा तू तो शेर है, तेरा बेटा तो बब्बर शेर है।
इसको जरूर भर्ती करूँगा बोले मैं। उसके बाद में मेरे को सेना में भर्ती किया गया और मेरे को कर्नल करमजीत सिंह बोलो, बोल बेटा कहाँ जाना चाहता है तू? अच्छा पहलवान मेरे एक बहादुर बाप का बेटा है। मुझे को साहब मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। अरे बोले तो जाट सेंटर बरेली भेजता हूँ। नहीं साहब मैं दिल्ली जाऊँगा। बोले ओके, तेरे को राजरीब में भेज दिया था। मेरे को राजरीब में भेज दिया गया श्रीमान। उसके बाद में हमने जो राजरीब सेंटर दिल्ली से ट्रेनिंग पूरी करके ने हमारी बटालियन 2 राजपूताना राइफल्स में हमारे को भेजा गया। तो हम 3 रिक्रूट थे, एक नगेंद्र, एक जितेंद्र और मैं दिगेंद्र। हम हमारी बटालियन सागर धाना से जम्मू के लिए रवाना हुई। तो हम वहाँ से तुगलकाबाद से ट्रेन में बैठ के वहाँ गए हम जम्मू में पहली बार। तो वहाँ से हमारी पलटन थोड़ा आगे, थोड़ी दूसरे लोकेशन, जम्मू के पास लोकेशन था उसमें गई। हम वहाँ गए तो हमने पहले लोडिंग अनलोडिंग का फौज का काम करा, बोधा भार अन्वेषण हथियार ऐसे खूब लोग उठाए। फिर उसके बाद में वहाँ 15 दिन बाद में हमारा एक आरसीएल गन होती है, 106 mm आरसीएल गन। तो वहाँ कंपटीशन था। तो उस टाइम पे मतलब मेरी चर्चा यूनिट में भी पहुँच गई थी पहले कि एक ऐसा ऐसा रिक्रूट है। और चर्चा की थी कि हमारी बटालियन का एक सूबेदार जयसिंह साहब थे जो ट्रेनिंग सेंटर में थे, और वो जैसे में सिपाही बना वो हमारी बटालियन मेरे से पहले पहुंच गए थे। तो उसने मेरे को बांट के वो खुद कंपटीशन करके ने और मेरे को लेकर गया था अपनी बटालियन, सूबेदार जय सिंह साहब, जो बाद में मेरा सीनियर जयशोज भी रहा चार्ली कंपनी का। तो वो सूबेदार जय सिंह साहब उधर गया तो मैं उसको पता चला है वो रिक्रूट अपनी बल्टन में सिपाही बन के आ चुका है। तो वो आया तो वहाँ मतलब 2 कास्ट, 2 कंपनी एक कास्ट की होती है। जैसे जाट की बरोर चार्ली है, राजपूत की अल्फा और डेल्टा है, और हेडक्वार्टर और एसपी मिक्स होती है। तो वहाँ गए तो सीओ साहब के बाद हमारा पहला इंटरव्यू हुआ। तो उस टाइम पे हमारा सीओ था कर्नल ML नंदराजो। तो वो बोला हाँ भाई सारे जैश सूबेदार साहब इधर आ जाओ, हमारे पास 2 राजपूत और 1 जाट है। तो 2 राजपूतों को तो एक मतलब अल्फा में दे देंगे, 1 डेल्टा में दे देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जाट एक ही आया ये सिपाही, और तुम्हारी 2 कंपनी है तो इसका 2 टूक तो कर नहीं सकता मैं, इसको 1 कंपनी में 1 को बांटना है। तो वो ब्रो कंपनी का सीनियर जयशोज था, वो बोलता है कि मुझे दिगेंद्र चाहिए, और जयसिंह साहब बोलता है बोले मैं ले आया हूँ सेंटर से इसको, एडिशनल वैकेंसी पर मैं ले आया हूँ 2 राज्य में, तो मैं मेरी कंपनी में ले जाऊँगा, चार्ली कंपनी में। तो वो बोलता है नहीं साहब मैं लूँगा, मेरे कम है जवान, इसके ज़्यादा है। मैं बोले ठीक है टॉक्स कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरी लाइफ के अंदर ये हुआ कि यार दिगेंद्र तेरे लिए टॉक्स हो रहा है। मुझे बड़ा गर्व सा महसूस हुआ कि देख इसका मतलब हमारे अंदर कुछ तो है, जो ये इतने बुजुर्ग आदमी है, ये तजर्बाकार आदमी है, वो बोलता है मैं लूँगा। और वो जैसे ही चार्ली कंपनी का टॉक्स बटा तो वो हमारे सीनियर जैसे हो तो बोला देखा हमने जंग जीत लिया, बोले हमने लड़का चार्ली कंपनी में ले लिया इसको। मैं बोला यार ये तो बहुत कंपनी, चार्ली कंपनी का वो ब्रो कंपनी में क्या फ़र्क है, वो तो सभी कंपनी एक जैसी होती है, लेकिन उनका शौक था, जुनून था कि मैं तगड़े जवान को मेरी प्लाटून में मेरी कंपनी में लूँ, और उन्होंने मेरे को जयसिंह साहब ने चार्ली कंपनी में ले लिया। उसके बाद में बटालियन में सिलेक्शन होगा मेरा, हमारी गन का भी हो। अब बटालियन से ब्रिगेड का कंपटीशन हो तो जम्मू के पास में कमला रेंज था, उसके ऊपर वो टैंक टारगेट होता बड़ा, मतलब जिसकी दूरी मतलब 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, उसमें टैंक टारगेट पर गोला हिट करना पड़ता था। तो वहाँ पूरा ब्रिगेड नहीं ड्यू का कंपटीशन था, उसमें 26 बटालियन आई हुई थी। तो 26 बटालियन जैसे आई तो वहाँ पर लोग बहुत पसीना में देखा यार ये तो बहुत हार्ड है, फौज का काम बहुत हार्ड, गनों को लेकर भागते हैं वो। तो 26 बटालियन का तो सभी ने मतलब सब बटालियन के 10-10 फायर करते, एक गोला करते, जो गोला इतना बड़ा गोला होता है, इतना बड़ा गोला, उसका 106 आरसीएल गन, जैसे आपने बॉर्डर पे वो मथुरा दास नहीं लाया था वो आरसीएल गन, वो वाली गन को आरसीएल गन बोलते हैं। तो उसी गन के अंदर मतलब वो गन उसके ऊपर वो टैंक को मारने के लिए होती है वो गन। तो सबने टैंक टारगेट बना रखा, तो उस रेंज के ऊपर किसी का भी गोला हिट नहीं हुआ, 26 बटालियन में किसी का भी गोला हिट नहीं हुआ वहाँ पर। क्या वो रेंज सही नहीं लगा या कोई गनों में मिस्टेक थी, किसी का भी। तो कोई बटालियन मतलब वो बोला कोई तो फर्स्ट ही नहीं है, कोई 5 सेकंड कैसे करे, किसी का नज़दीक ही नहीं लगा। अब लास्ट आदमी में, उस ड्यू का लास्ट आदमी में और लास्ट फायरर में, तो उसके बाद में बोले साहब ये अपना नया रिक्रूट है दिगेंद्र कुमार सिंह साहब, बोले ठीक है, तो अभी ये कंपटीशन तो दोबारा होगा, क्योंकि किसी का हिट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है।
भाई किसी का गोला हिट नहीं हुआ, अगर अपने ही लड़के का कोई हिट थोड़ी हो जाएगा, अगर होगा तो हम फर्स्ट हैं। पर मैं सीओ साहब को बोला, मैं उधर मुझको सर हिट कर दूंगा। हाँ बोले बेटे तेरे से बड़े तेरे गुरु का नहीं हुआ, तेरा कहाँ से हिट होगा, मैं मुझको साहब में हिट कर दूंगा, मैंने ऐसे कह दिया। और कुदरती क्योंकि मैं सबका फायर देख रहा था, तो सबके जो ट्रेसर राउंड होता है ना, जो सपोर्टिंग राइफल होती है ऊपर, उसका सबका ट्रेसर राउंड नीचे करके वो मतलब वो बीच में हिट करते थे और फिर गोला फायर करते, तो सभी के गोले ऊपर लगते थे। तो मेरे दिमाग में बैठी मुझको यार गोला में वजन होता है, और वो सब जितनी दूर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा नीचे तो आता ही होगा। हमने शीश तो उस जगह पे ले, गोला में तो वजन तो होता है, हवा का दबाव भी होता है, वो थोड़ा बहुत नीचा होगा। तो अपन ने क्यों ना मतलब इसके टारगेट के ऊपर वाले किनारे पर शीश तले, और मैंने ऊपर वाले किनारे पर शीश ली और लेने के बाद में मतलब जैसे यहाँ शीश ली मैंने, और गोला यहाँ हिट हुआ वो टैंक टारगेट में, और वो होते ही वो बरल गई 20 फीट ऊपर हवा में, और हिट पूरा ड्यू कमांडर जनरल साहब रो बोला टू राजरे फास्ट बाय, टू राजरे फास्ट बोले। मेरे सीओ साहब मेरे को कहा उठा लिया, शाबाश शाबाश। मेरी जिंदगी का और सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपने यार देखो अपने अच्छा काम किया है, और मैं बहुत अच्छा गोला हिट होगा मेरा। और वो बटालियन में मेरी पूरी बटालियन में और एक रगरूट आया दिगेंद्र, और यार नया लड़का ने बोले टू राजरे को फर्स्ट करवा दिया अकेले को, और गोला हिट होगा, भी फेमस हो गया था। मतलब लोग बोलते थे यार ये बंदा बहुत लक्की है। और उसके बाद में कारगिल युद्ध शुरू हो गया। कारगिल शुरू हमारी यूनिट कपवाड़ा में थी, तो हम रोज़ की सुनते थे अगर भाई 15 मई से कारगिल में युद्ध छिड़ चुका है, भयंकर युद्ध होगा, और वहाँ कई बटालियन के बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं, और वो डेली खबर सुनते थे। अभी हमारी बटालियन को मतलब 30 मई 1999 को हमारी बटालियन को आदेश मिला कि आपको वो कारगिल युद्ध में जाना है। हमारे को 36 घंटे हम टाइम दिया, हम 24 घंटे में पहुंच गए वहाँ, और वहाँ पहुँचे 1 तारीख को हमारा दरबार लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ने। और दरबार लेने के बाद में वहाँ बताया कि भाई टू राजरीप इंडियन आर्मी की पहली विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है, और मैं आसानी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बटालियन हर युद्ध के अंदर पहली जीत दिलाई है भारत माँ को। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी परंपरा को बरकरार रखा जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टू राजरीप के बहादुर ऑफिसर्स जैश और जवानों, मुझे टू राजरीप के हाथ से ही तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। और टू राजरीप में ऐसा बहादुर कौन है जो वॉलंटियर होके गए कि मैं फहराऊंगा सर पहले? तो उस जगह पे मतलब कोई वॉलंटियर नहीं हुआ, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ। खड़े हो गए मुझको सर हमारी बटालियन पूरी ही वॉलंटियर है, और मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ मेरी बटालियन पूरी वॉलंटियर है, और मैं तिरंगा झंडा फहराने के लिए सबसे आगे हूँ ना। बोले शाबाश बेटे, क्या नाम है तेरा? मैं को सर बेस्ट कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल, डबल चीफ कन्वेशन कार्ड, बेस्ट कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। हाँ बोले बेटा तू बेस्ट कमांडो भी रहा है, 99 का बेस्ट कमांडो है तू। भारतीय सेना का बेस्ट कमांडो का ख्याति मिली थी मुझे जनवरी में, जब भी छुट्टी गया था वो लेकर के। तो उसके बाद में हमारी बटालियन वहाँ को पूछ के हमारे को तोलोलिंग का टास्क मिला। पहले बोले आपको तोलोलिंग पे टू राजरीप को कब्जा करना। तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जिस पे हिंदुस्तान आर्मी ने 3 हमले किए थे, और एक बटालियन के 18 आदमी सैनिक शहीद हो गए, एक के 22 एक के 28 आदमी सैनिक शहीद हो गए। वहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन की एक कंपनी डिप्लॉयड थी वहाँ पर, और उस कंपनी का कंपनी कमांडर था मेजर अनवर खान, जो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। तो उस जगह पे हमारे सैनिकों को मतलब ऊपर चढ़ते ही शहीद करते थे वो। उसके बाद हमारी बटालियन को टास्क मिला, तो हमारा सीओ साहब थे कर्नल रविंद्रनाथ, तो बोलता दिगेंद्र, और मेरा कंपनी कमांडर था मेजर विवेक गुप्ता। तो हम तीनों और सुबेदार बाउला 4 और शेषम यशवीर, हम 5 आदमी रेकी करने के लिए गए ऊपर, जहाँ लड़ाई लड़ रही थी पहले जो बटालियन। उससे पूछा मुझको कैसे? बोले सर ये ऐसे है ऐसे। उन्होंने बताया। मैं पीछे गया, पीछे जाकर के फुल रेकी करी, रेकी करके ने अपने जनरल साहब को बताई, अपने सीओ साहब को बताई। सीओ साहब ने जनरल साहब बोले बेटे को मेरे पास भेज दे सीधे। वो उसकी प्लान अपने मुँह से सुना। मैंने बताया मुझे सर तोलोलिंग टॉप इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से हमें पीछे से रस्सा बांध के चढ़ सकते हैं वो।
बोले शाबाश बेटे, चढ़ तो सकता है, लेकिन अगर तू गिर गया तो, मुझको साहब में चढ़ गया तो? बोले चढ़ गया तो हिंदुस्तान की फर्स्ट कामयाबी कारगिल वार की तेरे नाम से होगी मेरे बच्चे, ये मेरा वादा है जनरल मलिक का। अगर तू इस रस्से को बांध भी देता है तो भी बाकी सैनिक चढ़ जाएंगे। तू रस्सा बांधने की कोशिश कर, तुझे जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगी। मगर सर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और जो बाहर देश के वो जो खिलाड़ी डोज डाज लगाते हैं ना, खिलाड़ी दौड़ते वो इंजेक्शन लगाते थकते नहीं, वो चाहिए, एक रस्सा चाहिए। बोले सब कुछ मिलेगा बेटा तुझे, और वो सब चीज़ मेरे को मुहैया करवाई मेरी बटालियन ने, आर्मी कमांडर ने। तो उसके बाद में अब मैं 8-10 दिन रेकी करी, 14 घंटे में रस्सा बांध के नीचे आ गए। हम 10 जून की रात को जब मैं रस्सा बांध के नीचे आया तो उस टाइम पे अपने सीओ साहब को बताया, सर ऐसे, बोले तू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डायरेक्ट मिला कॉल। जब मैं बोले सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी दिगेंद्र कुमार और कोबरा, सर आपने जो टास्क दिया वो पूरा किया श्रीमान। बोले वाह मेरे बेटे भगत सिंह, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। मैं कहा नहीं सर, जब तक तोलोलिंग पर झंडा नहीं फहरेगा मज़ा नहीं आएगा, ज़रूर तोलोलिंग पर हम झंडा फहराएंगे। बोले वाह बेटे अच्छा है, तो ज़रूर फहराएगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद में हमें 12 जून की रात को हमारी 2 कंपनी, एक डेल्टा कंपनी एक चार्ली कंपनी, अटैक में शामिल कर दिया, जिसमें तकरीबन 250 कमांडो थे, और हम 10 कमांडो पीछे से गए। और वो गए तो 600 मीटर पे गए तो हमारे 4 आदमियों की टांग उठ गई, 2 चारों, और जो चारों राजस्थान के ही थे। एक तो मेरे पास का था जिलों का लड़का था राजेंद्र सिंह, एक श्रीमाधोपुर का है फूलचंद, एक सापरा बड़नगर का है राम साहेब आजा, और एक दुर्ग सिंह जो अजमेर का। चारों शिव साहब की पार्टी में थे, उनका चारों की टांग उठी। उसके बाद मेरे को बोलता है कोबरा यहाँ तो बुरी तरह माइन फील्ड बिछा हुआ है। मगर वो तो मुझे पहले ही पता था श्रीमान, लेकिन मुझको जहाँ खड़ी चट्टान है उस साइड में माइन फील्ड नहीं होंगे, वहाँ से चार्ली कंपनी को ले आओ, डेल्टा को बर्बाद बैंकर की तरफ से ले आओ। बोले ओके दिगेंद्र, तेरी राय सिर माथे पर। बोलो, और मुझको हम चढ़ चुके हैं सब ऊपर। हम ऊपर गए तो मैं बोले भाई सेक्शन कमांडर तो कोबरा तू ही है। बाबूलाल बाखर मेरे बोलता है, मुझको हाँ सर। सुमेर साहब बोलता, बोले दिगेंद्र बोल क्या इरादा है? मुझको साहब पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो बोले तू पहले को कराया, तो सुबदार बाबूलाल बोले दूसरे को मैं, CHM यशवीर बोला तीसरे को मैं, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता चौथा को मैं, फिर सुल्तान सिंह नरवारिया बोलता छठा को मैं, फिर वो जो ऐसे हमारे साथी लहसनायक बच्चन, चमन, सुरेंद्र, राइफलमैन जसवीर, तो ये हम सब के सब मतलब मोगो जितने बंकर हो मैं एक ग्रेनेड तो आप ठोकाएंगा। उसके बाद में देखा, बोले ओके, बोले जितने कंपनियाँ होगी जितना सामान बर्बाद कराएंगे, आप तो अपने तो निश्चित मरना है, लेकिन कंपनी तो बच जाएगी ना, अपनी कंपनी बच जाएगी, अपने जवान बच जाएंगे, और नहीं तो वो ज़्यादा कैजुअलिटी देंगे और हम कम देंगे। तो हमारा यही इरादा, सब के सब मेरे से खतरनाक कमांडो थे वो। तो हम जैसे गए, मुझको दोस्तों पहले बंकर को तो मैं कर ही रहा हूँ, अब हम ऊपर से रेंगते गए तो मेरे पास में 18 हैंड ग्रेनेड और 250 AK-47 की गोली, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर, इतना बड़ा चक्कू जो साइनाइड में डबा होता है, जो आदमी को टच करते ही ऊपर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हम ऊपर गए तो मैं सांप की तरह रेंगता हुआ गया, तो दुश्मन का बैंकर था, उसके चारों तरफ तो बर्फ पड़ी हुई थी और बीच में काला काला दिखा। मैं सोचा ये पत्थर है, तो मैंने जैसे ही हाथ मारा तो बैरल हाथ में आ गई दुश्मन की इस प्रकार से। तो उस बैरल को मैंने जैसे ही पकड़ते ही अपनी तरफ खींचा, उसने फायर कर दिया। पहली गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी ये सीने में लगी। ये देखो, ये पूरा फटा हुआ है, ये देखो, ये 1 2 3 गोली ये लगी और 2 गोली AK-47 में लगी। ये लगने के बाद मैंने सोचा दिगेंद्र आज तो एक भी दुश्मन नहीं मरा और अपन तो मर गए, आज तो मर गए। ऐसे ही मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड निकाला और उसका लीवर पाड़ा और 1 और 2 और लाडू की तरह अंदर रखा दिया। वो बैंकर के अंदर जैसे ही रखाया और मैं वहीं लेटा और वो ब्राम दे फटा, फटते आवाज़ आया अंदर से, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको मरिया तो है दुश्मन, चाहे एक भी मरो। अब बस वहीं से हौसला बढ़ गया मेरा। और उसके बाद मैं फटाफट फर्स्ट एड किया और जो मेरे साथी थे बाबूलाल एंड पार्टी, वो बैंकरों के नज़दीक पहुँचते पहुँचते उनका मेजर अनवर खान, या अली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, और डड सपरे शुरू हो गई। अब उन्होंने फायर शुरू किया, अपना सुबदार वो तो बोले या अली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, डड। अब मैं सब फायरिंग शुरू हो गई
और शुरू होते ही मेरे साथियों ने उनके 30 आदमियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन दुख इस बात का आज भी और जब तक सांस है जब तक रहेगा कि मेरा एक भी साथी नहीं बचा। किसी के 10 गोली, किसी के 15 गोली, किसी के 8 गोली, कोई घंटे में, कोई आध घंटे में, कोई 20 मिनट में, कोई सुबह 4 बजे तक मेरा साथ दिया। और सुबह 4 मैंने ठंडे दिमाग से दुश्मन की बल फायर करी है। उनके बैंकरू के नज़दीक जाऊं, उनकी आगे खाड़ी होती है जो खुदी होती है, 2-3 फुट गहरी होती है, उस खाड़ी के अंदर घुस के ना, उसको क्रोट रेंज बोलते हैं फौजी भाषा में। तो क्रोट रेंज में घुसा, उनकी गन का ऊपर गया और नीचे ग्रेनेड मारा, धड़क धड़क बैंकर हवा में। सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। मैंने उनमें एक आवाज़ आई, या अल्लाहू अकबर। फिर उसको कोई बोलना ही कोई नहीं, मैं मर जाए क्यों, ग्रेनेड 9 मीटर में कुछ नहीं छोड़ता। और ऐसे करते उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। मैं कि कुत्ता हूँ, बाहर निकलूंगा। और ऐसे करते करते मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन सिंह, तो उसके सिर में गोली लाग रही और मेरा अन्वेषण खत्म होगा, मतलब मेरा ग्रेनेड खत्म हो चुके थे। तो लहसनायक बोला, कोबरा सार, दिगेंद्र सार, इनको कुत्तों को मत छोड़ना, आलम जी ले ले, मेरी आलम जी ले ले। और वो आखिरी टाइम में उसका सिर फट रहे हुआ, वो आखिरी टाइम ये बोला, गुरुजी इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ, मेरी आलम जी ले ले। उसकी आलम जी ले ली मैंने। और आलम जी लेने के बाद मैंने उसका नया मैगजीन चढ़ाया और ऊपर जैसे ही चढ़ा तो मेजर अनवर खान अपने जो 250 कमांडो बिल्कुल 200-300 मीटर पर आ रहे थे ना, उनको बुरी तरह फायर से दबा रहा था उनको। अब वो ऐसे काला काला दिखाई दिया, मैं उस पर फायर किया, वो मेजर अनवर खान, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, संभाल, बहुत देर होगी तुझे गाली निकालते हुए। और मैंने उस पर गोली फायर करी। उसने अपनी पिस्टल काटी, 1.5 गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी इस जगह पे। और मेरी जो गोली फायर हुई, या तो भगवान जाना उसके हाथ में लगी या पिस्टल में लगी, उसकी भी छूट गई। वहाँ मेरे भगवान ने साथ दिया। कौन कहता है भगवान ने हरदम साथ रहता है। तो उसके बाद में मतलब वो पिस्टल छूट गई। अब छूटते उसने मेरे पे सीधी डाई मारी। डाई मारते ही मैंने LMG की रोक निकाल रहा था, वो तो गिरी और उसका टेटुआ पकड़ा यहाँ से, पकड़ते नीचे गद्दम, आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुख्य ऊपर हाथ मारा, छोड़ दूँ, टेटुआ दबा लिया, जसा गिरे। और फिर मेरी उसका मल युद्ध की तरह होने लगा। मैंने अपना कमांडो डाइगर काटा और उसका गच बैठाया गर्दन में। गर्दन बैठाते उसकी मुंडी काटी, मुंडी काट के वो बोल कुत्ता तू या हम। और जैसे मुँह ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ते ऊपर गया और अमेरिकी सैटेलाइट में उस टाइम फोटो आई, ये बाद में पता चला, उस टाइम नहीं। तो मतलब ऊपर चढ़ा भारत माता की जय बोलता हुआ और उसका धड़ को उठाया और ऊपर पत्थर का सारा लगाया और काट तिरंगा झंडा, और पहला तिरंगा झंडा इस हाथ से काटा कारगिल युद्ध का। दड़ाक देश ने वही पहला तिरंगा झंडा काटा और भारत माता की जय बोली। मेरे साथी आगे, मेरे कर्नल साहब आगे, कर्नल रविंद्रनाथ, मेरे शिव साहब बोला, वाह मेरे दिगेंदर, अरे वाह, जब तक धरती आसमान रहेगा दिगेंदर सूरवीर तेरा नाम रहेगा। जा मेरे बच्चे, आज तने भारत माँ के लिए वो कर्ज उतारा है जो सदियों से किसी ने नहीं उतारा होगा। बोलो शाबाश मेरे बच्चे, तने आज हिंदुस्तान की पहली कामयाबी दिलाई है मेरे बच्चे। मुझे दुख है कि तेरे साथी नहीं है मुझे। शाबाश, धन्य वो धरती जिसमें तू पैदा हुआ, शाबाश, धन्यवाद उस माँ बाप को और उस धरा को मैं सलूट करता हूँ बेटा जिसमें तेरा जैसा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद में मैं साहब मैं भी ऊपर जाऊँगा अपने साथियों के पास, मेरे कई गोली लग रही। तो बोले नहीं बेटे, तू तेरे को हॉस्पिटल में, वहाँ मैं मेरे साथियों ने उठा लिया और नीचे आए तो मेरे दोनों भाई दूसरी बटालियन में लड़ाई लड़ रहे थे, मान सिंह और भूप सिंह, मेरे 2 भाई माजा आए। वहाँ कारगिल में एक साथी थे, तो वो आए, वो मेरे से मिले, बोले भाई का कितनी गोली लगी, बोले 5। जब मान सिंह बोलता 5000 तक नाश्ता नहीं करेंगे, पापा का बदला लिया है बड़े भाई साहब ने और बड़े भाई साहब का बदला लेंगे हम। चाल भूप सिंह बोलो लड़ाई लड़ते हैं बोलो। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल श्रीनगर ले आ गया। श्रीनगर ले आया तो वहाँ देश का प्रधानमंत्री मेरे 3 थप्पी मार के बोलता है, वाह रे मेरे करण बली, तने 48 मारे। हमको साहब मन तो पता ही नहीं कितने मारे है, मैंने क्या पता था। मेरे एक ही गर्दन काटी है, वो तो याद है, लेकिन ग्रेनेड से जो मरा उनके टुकड़े हो गए उनका मेरे को मालूम नहीं था। मेरे साथी ने वो 30 मारे वो गोलियों से, वो अलग पड़े थे, वो अलग थे, उनकी पूरी कंपनी थी। तो उसके बाद में मेरे को श्रीनगर हॉस्पिटल से पूना हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ मेरा इलाज चला, वहाँ जाते मैं कोमा में होगा। कोमा में जाने के बाद में 7 दिन बाद में वापस कोमा से आया। वहाँ मेरा 6 महीने इलाज चला। फिर 14 अगस्त शाम को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक पूना गया मेरे हॉस्पिटल में, और वहाँ करके मेरे मिठाई दे करके बोलता, वाह मेरे बेटे, तेरे को पहले नहीं मिल सका लेकिन अब तेरे को
कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा तोहफा महावीर चक्र से देश ने नवाजा तुझे। मैं मेरे बच्चे तुझे सलूट करता हूँ कि तूने देश के लिए काम किया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तेरे को। मगो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस छोटे से सिपाही को इतना बड़ा सम्मान दिया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद में साहब हमारा इलाज होने के बाद हम 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ, 26 जनवरी को हमारे को 26 जनवरी परेड में हमारे को मेडल लगाया गया राष्ट्रपति के नारायण द्वारा। हमारे माँ बाप भी उस टाइम जिंदे थे, सब ने ये खुशी हमारे साथ बटोर की और सबसे बड़ा ये हुआ। और ज़िंदगी में अभी भी यही मेरे पापा तो यही कहा कि रे नेकी के कर्म कमा जा रहे दुनिया से जाने वाले, पर हित में हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले। क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का इंसान बुलबुला पानी का, कोई भरोसा नहीं इस जिंदगानी का। तो मेरे पूरे देशवासियों को, मेरे ज़िले के सभी को, इस छोटे से सिपाही का राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।